हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रमेश मिश्रा। तो स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 के चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के विषय में पढ़ने चल रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके इस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं। अब रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस विषय में हमको जानना है। हमारे आसपास के दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, भौतिक परिवर्तन है। तो सबसे पहले हमको ये जानने की आवश्यकता है कि किस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और किस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केमिकल चेंजेस की, कि आखिर केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो केमिकल चेंजेस एक इस प्रकार का चेंज है, इस प्रकार का परिवर्तन है जिसमें कोई एक वस्तु जब प्रारंभिक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में बदल रही हो या फाइनल अवस्था में बदल जाए, लेकिन फिर हम किसी भी थ्रू उसको रिवर्स ना कर पाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट के रूप में है दूध, और दूध का आप किण्वन करके इसे आप दही में बदल रहे हैं। अब आप लाख कोशिश करिए तो इस दूध को आप दही में बदलने के बाद बनी हुई दही को फिर से दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो जब प्रकृति में हमारे आसपास कोई ऐसा परिवर्तन हो जिसमें एक पदार्थ का पूर्णतया परिवर्तन किसी दूसरे पदार्थ में हो जाए और दूसरे जिस पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है उस पदार्थ को हम पुनः पूर्व अवस्था में न ला पाएँ, तो ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तनों को अंग्रेजी में केमिकल चेंजेस कहते हैं और हिंदी में रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है और पुरानी चीज़ों के गुण उसमें बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, तो बात हो गई केमिकल चेंजेस की, रासायनिक परिवर्तन के विषय में हमने पढ़ लिया। अब हमारे आसपास के दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसे चेंजेस होते हैं जो रासायनिक रूप में होते हैं या रासायनिक परिवर्तन उनको कहा जा सकता है। उन रासायनिक परिवर्तनों को लिखने और समझने के लिए ही हम केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया। अब इस मैग्नीशियम रिबन को आपने क्या काम किया कि जलाया, ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया कराई। अब हम अगर ये चीज़ें लिखना चाहें कि मैग्नीशियम को हमने क्या काम किया, वायु से संपर्क कराया। वायु से संपर्क कराने के बाद हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक, अब इन चीज़ों को अगर हम लिख रहे हैं इस प्रकार से कि सबसे पहले हमने मैग्नीशियम लिया, फिर वायु से इसका संपर्क कराया, वायु के संपर्क के बाद हमारा एक प्रोडक्ट तैयार हुआ, तो ये लिखने का जो तरीका है, जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसी रिप्रेजेंटेशन के तरीके को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। मतलब द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंजेस इज नोन एज द केमिकल इक्वेशंस। किसी भी रासायनिक परिवर्तन को किसी संकेतों के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से लिख देने का जो तरीका होता है, उसी तरीके को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, हमारे आसपास जितने भी रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उन्हीं परिवर्तनों को हम एज आ रिएक्शन ट्रीट करते हैं और उनको हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आएगी केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं या केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। हमारे आसपास होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उनको हम केमिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं और उन्हीं को जिस सूक्ष्म शब्दों से प्रतीकों के द्वारा हम व्यक्त कर ले जाएं, उन्हीं व्यक्त किए गए तरीकों को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं ये किस तरीके के होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है आपका स्केलेटन इक्वेशन, और दूसरा होता है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। अब किसको कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन और किसको कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन का मतलब होता है, स्केलेटन का जैसे हिंदी में आप अर्थ जानते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हमारे शरीर का क्या है कि एक ढांचा है जो मानव शरीर को व्यक्त तो कर सकता है लेकिन पूर्ण जानकारी उसके विषय में नहीं बता सकता, ये केवल उसके आकार का एक अंदाजा देता है। तो उसी प्रकार से किसी भी केमिकल इक्वेशन का जो स्केलेटन इक्वेशन होता है ये केवल इस बात की जानकारी देता है कि उस केमिकल इक्वेशन के होने के लिए क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं और एज अ प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ें निकली हुई हैं।
तो स्केलेटन सिस्टम का मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया और मैग्नीशियम रिबन को आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे आपने जलाया, जलाने के बाद आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक केमिकल इक्वेशन लिख दिया जो इस समय ये चीज़ें तो बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने क्या क्या प्रोसेसिंग की। हमने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे बर्न किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर मास ऑफ कंजर्वेशन जो रूल है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के 2 मोल है और यहाँ ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो इसी को अब हमको ज़रूरत पड़ी बैलेंस्ड करने की। तो इस प्रकार के लिखे गए जो इक्वेशन हो गए वो आ गए स्केलेटन इक्वेशन की कैटेगरी में। और अगर हम इसी इक्वेशन को बैलेंस कर ले और कह दें कि नहीं ये 2MgO होगा, ठीक, यहाँ भी 2 लगा दिए और यहाँ भी 2 लगा दिए। अब ये हम देख रहे हैं कि जितने यहाँ पर मास है, जितना मास यहाँ पर है उतना इस टोटल MgO का भी मास है। इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन जो हुआ वो बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक स्केलेटन इक्वेशन के रूप में, एक बैलेंस्ड इक्वेशन के रूप में। स्केलेटन इक्वेशन केवल ये इन्फॉर्मेशन देता है कि उस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं और एज आ प्रोडक्ट क्या चीज़ें बाहर निकलेंगी। लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन इस चीज़ की जानकारी देता है कि कितनी मास में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, किस रेशियो में प्रेजेंट हैं और उनका प्रोडक्ट कितना है और उनका रिएक्टेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट उनका कितना है और उनका प्रोडक्ट कितना है, दोनों का मास कितना है। इस कंप्लीट जानकारी के विषय में हम यहाँ से पा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर ये बात की जाए कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं तो इनमें जो पहला टाइप आया वो आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अर्थ होता है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया। अब ये क्या है युग्मन अभिक्रिया? युग्मन अभिक्रिया का अर्थ होता है कहीं ना कहीं जुड़ना। युग्मन का अर्थ होता है जुड़ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि 2 या 2 से अधिक चीज़ें आपस में जुड़ के कोई एक प्रोडक्ट बना रही हो तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पदार्थ है जिसका नाम ए है, दूसरा एक पदार्थ है जिसका नाम बी है। अब इन दोनों को आपस में मिलाया जाए या इन दोनों के बीच आपस में अभिक्रिया कराई जाए और अभिक्रिया के फलस्वरूप एक प्रोडक्ट के रूप में ए बी हमको प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कार्बन है और कार्बन की आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं। कार्बन से अभिक्रिया कराने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जा रही है। तो ये जो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने की प्रोसेस है या ये जो केमिकल रिएक्शन है ये किस प्रकार की रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस की कैटेगरी में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये क्या रिएक्शन कही जा सकती है। ठीक है। दूसरी बात, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान ये भी होती है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितनी भी होती हैं उनमें एज आ रिएक्टेंट के रूप में कई पदार्थ हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एज आ प्रोडक्ट के रूप में केवल और केवल एक कंपाउंड होगा जो इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होगा। इसके आगे बात करते हैं। दूसरा जो है आपका कॉम्बिनेशन के बाद है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है विघटन या टूट जाना। क्या अर्थ होता है? विघटन। और विघटन को दूसरी भाषा में समझ सकते हैं टूटने से। ठीक, किससे? टूटने से। मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो अपने जिन अवयवों से मिलकर बना हुआ है अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वो उन्हीं अवयवों में टूट जाता है तो इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लीजिए इसी का उल्टा हो जा रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके पास एक प्रोडक्ट आया ए बी। अब यही ए बी क्या हो? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पुनः ए और बी में अपने अवयव में जिन चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है उन्हीं चीज़ों में अगर टूट जाता है तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। मान लीजिए एक उदाहरण है जैसे इसका कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3।
गिव्स आउट CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट करने पर क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, विघटन हो रहा है, ये दो चीज़ों में मिलकर टूट जा रहा है। जब दो चीज़ों में टूट जा रही हो तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, चलिए अगला जो इसका पार्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद वो अगला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसका हिंदी में अर्थ होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो बात करते हैं अब हम आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के विषय में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी में अर्थ होता है विस्थापन। क्या अर्थ होता है, विस्थापन। अब विस्थापन का मतलब क्या है, मान लीजिए कि कोई चीज़ यहाँ पर रखी हुई है और उसके साथ ही एक अन्य चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। अगर इस स्थान से इसे हटा के मैं इसके स्थान पर ये चीज़ें लाकर रख दूँ तो कहीं ना कहीं इन दोनों के स्थान में परिवर्तन हुआ है। तो स्थानों का परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, एक तरीके का विस्थापन कहलाता है। मतलब यहाँ पर आपको ये पढ़ना है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी एक पदार्थ से कोई चीज़ें हटके कहीं दूसरी जगह जाकर लग जा रही हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए, देखिए आपके पास कोई एक अभिक्रिया हो AB और C। अभिक्रिया जब आपने स्टार्ट किया तो आपके पास एक अभिकर्मक के रूप में था AB और दूसरा था C। आपने अभिक्रिया के फलस्वरूप देखा कि A के पास अब B जो था यहाँ से वो हट के C के पास वो B चला गया है। तो कहीं ना कहीं B के स्थान में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। मतलब B यहाँ से डिस्प्लेस होकर C के पास चला गया। इस प्रकार की ये अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक, जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए, आपके पास फेरिस है और कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर आप आयरन का टुकड़ा डालते हैं या आयरन के नेल्स डालते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि ये आयरन के नेल्स की वजह से ये जो सल्फेट आयन कॉपर से जुड़ा हुआ था वो सल्फेट आयन अब यहाँ से टूटकर इस फेरिक के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा FeSO4 प्लस Cu आपका फिर से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है, लेकिन अब सल्फेट की इस फेरिक की वजह से क्या होगा कि यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। सल्फेट आयन यहाँ कॉपर से डिस्प्लेस हो गए Fe के पास आ जाएगा। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में किसी एक अभिकर्मक से जुड़ा हुआ खंड क्या होता है कि परिवर्तित होकर किसी दूसरे वाले अभिकर्मक के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बात करते हैं जो चौथा प्रकार है। चौथा जो प्रकार है, देखिए इसको लिखते रहिएगा आप, एक साथ बोर्ड पर सारी चीज़ें लिख पाना संभव नहीं है, इसलिए ये चीज़ें लिखाई जा रही हैं, आप अपने हिसाब से इसको लिखते रहिएगा। साथ ही साथ अगला जो है चौथा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या चीज़ें होती है। अब जैसे वहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया में मैंने क्या बताया कि केवल एक मैंने B को हटा के C के साथ अटैच किया था, तो वहाँ पर B के ही स्थान में परिवर्तन हो रहा था, केवल एक पदार्थ के परिवर्तन हो रहा था, इसलिए वो वहाँ डिस्प्लेसमेंट था। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास AB एक अभिकर्मक के रूप में है और दूसरा एक अभिकर्मक CD है। इन दोनों के बीच अभिक्रिया आपने कराया। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ कि यहाँ का जो खंड एक था AB था वो A क्या हो कि C के साथ जुड़ जाए और यहाँ का B जो पार्ट है वो आकर D के साथ जुड़ जाए। तो आपने यहाँ पर देखा कि AB यहाँ पर था, A के साथ B था, लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, A के साथ C हो गया। मतलब B को रिप्लेस कौन कर दिया, C कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर C के साथ D था, लेकिन अब क्या हुआ, C हट गया और C को रिप्लेस कौन कर दिया, D कर दिया। मतलब अब दो चीज़ों के बीच डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक, सोडियम आप सल्फेट और वेरियम क्लोराइड की आप अभिक्रिया करा रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिलने वाला है, वेरियम सल्फेट मिलने वाला है और साथ ही साथ 2NaCl मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा। यहाँ पर आपने क्या देखा कि Na2 के साथ सल्फेट आयन जुड़ा हुआ था, यही सल्फेट आयन अब क्या हो गया, वेरियम के साथ जुड़ गया और यहाँ Cl जो था वो Va के साथ जुड़ा हुआ था। अब इस Cl यहाँ से टूटकर क्या हुआ, Na के साथ जाकर जुड़ गया। तो इस प्रकार से इसी एक अभिक्रिया में दो चीज़ों के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हुए
उनके स्थानों में भी परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आई, तो 4 नंबर तक बातें आपको समझ में आ गई। तो अगली बातें होती हैं, अब आपको हीट के बेस पर चीज़ें पढ़नी है कि हीट के बेस पर रिएक्शंस कितने तरीके की होती हैं। तो हीट के एब्जॉर्बेशन या हीट के एलिमिनेशन के बेस पर केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो भी 2 तरीके की होती हैं। पहली अगर बात करूँ तो पहली है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी चूने के पत्थर को हम पानी के अंदर डालते हैं, तो जिस पानी के अंदर डालते हैं वो पानी धीरे धीरे क्या होता है, गर्म हो जाता है। उसका कारण भी यही होता है कि जब चूने के पत्थर को हम पानी से घोलते हैं या पानी के अंदर डालते हैं, तो इस चूने के पत्थर को पानी में घुलते वक्त एक रासायनिक परिवर्तन होता है, और उस रासायनिक परिवर्तन की वजह से उष्मा बाहर निकलती है। मतलब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आउट एक हीट एनर्जी बाहर निकलती है, और वो हीट एनर्जी यहाँ पर रखे हुए वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है, और वाटर इसलिए गर्म हो जाता है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शंस को हम कहते हैं जिन रिएक्शंस के होने से उष्मा स्वतः बाहर निकलती हो। हम हीट एनर्जी को अपनी तरफ से ना दे रहे हो, बल्कि उस केमिकल रिएक्शंस के होने का रिजल्ट ही हमको हीट मिल रहा हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसी का उल्टा जो है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या होता है? उष्मा शोषी, और इसका अर्थ होता है उष्मा क्षेपी। और यह है उष्मा शोषी। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी आप ग्लूकॉन डी को मुंह के अंदर रखते हैं, तो जिस क्षेत्र पर रखते हैं वो क्षेत्र आपका क्या होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। और ठंडी चीज़ें क्यों महसूस होती हैं? जब हमारे अंदर की हीट एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र होने लगती है, तो वही चीज़ें उनको ठंडी महसूस होती है। फिर भी आपको यहाँ पढ़ना है एंडोथर्मिक रिएक्शन के विषय में। एंडोथर्मिक रिएक्शन हम उस रिएक्शंस को कहते हैं जिन रिएक्शन को होने के लिए हमको अपनी तरफ से स्वयं ही हीट एनर्जी देनी पड़े। मतलब किसी अगर एक पदार्थ को ए से बी में परिवर्तित करना है, तो परिवर्तन के लिए अगर हमको अपनी तरफ से इस पूरे रिएक्शन को गर्म करनी पड़ी, अपनी तरफ से हीट एनर्जी देनी पड़े, तो इसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कह देते हैं, उष्माक्षेपी रिएक्शंस या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके अगले 2 पार्ट हो गए, मतलब 5वां नंबर हो गया ये, और ये हो गया 6वां नंबर। अब जो आपको अगला नंबर पढ़ना है वो पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के विषय में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ये विषय तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑक्सीकरण और अपचयन जिसे हम कहते हैं। चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। आपने देखा होगा, आप कॉपर धातु के विषय में आप जानते भी होंगे कि जब कॉपर को हम खुली हवा में रख देते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में रख देते हैं, तो ऑक्सीजन के संपर्क में रखे होने की वजह से इसी कॉपर पर एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, जो कॉपर ऑक्साइड की परत होती है। ठीक, अब इस कॉपर ऑक्साइड की परत पर जब कभी भी हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं, ठीक, इसी कॉपर ऑक्साइड की परत पर जब हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं, तो क्या होता है, फिर से यही कॉपर चमकना स्टार्ट हो जाता है और साथ साथ जल बनती है। ऐसी कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि कॉपर का पहले हमने ऑक्सीजन से जब संपर्क हुआ तो ये कॉपर ऑक्साइड में बदल गया और इसका रंग काला काला हुआ। इसीलिए कॉपर के जो तांबे के बर्तन होते हैं वो हमको काले नज़र आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हवा के लगातार संपर्क होने की वजह से कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ने की वजह से वो बर्तन काले हो जाते हैं। और इन बर्तनों को साफ़ करने के लिए हम उन पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं। हाइड्रोजन गैस के प्रवाहित होने से क्या होता है कि हमारा वो कॉपर का बर्तन फिर से चमकने लगता है। अब इस चमकने की प्रक्रिया में ही हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रोल पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर और जल में बदल गया। यहाँ पर हमने देखा है कि कॉपर एक ऐसा पदार्थ है जिसने क्या काम किया, ऑक्सीजन का लॉस किया है। इस अभिक्रिया के दौरान कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, कॉपर में बदल गया। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई एक पदार्थ ऑक्सीजन का लॉस करता है, मतलब उससे ऑक्सीजन परमाणु टूटता है या छूटता है, तो उसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन, या उसे कहते हैं अपचयन।
चयन। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई एक एलिमेंट ऑक्सीजन को रिसीव करता है, रिसीव करने का मतलब ग्रहण करता है, किसी दूसरे वाले से ग्रहण करता है, तो इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, या इसी को हिंदी में ऑक्सीकरण भी कहते हैं। एक और भी नाम इसका है उपचयन, उपचयन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज़ें होती है, ये बात पता चल गई कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई एक पदार्थ ऑक्सीजन गेन करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और अगर ऑक्सीजन का लॉस करता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है या अपचयन होता है। तो इस वीडियो में आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन के विषय में। आगे की अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, और साथ ही इस चैप्टर के बचे हुए अन्य जो टॉपिक हैं, जैसे आपकी रैंसिडिटी हो गई, रैंसिडिटी, दूसरा हो गया आपका कोरिजन, इन सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो लंबी ना होने पाए इसलिए बस इतना ही। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, एक बार आप रिवाइज करिएगा। जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही होंगी असाइनमेंट वाली क्लास में, उन्हें आप सेंड करिएगा। मैं आपके साथ हूँ और आपकी हर समस्याओं के लिए मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।